हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मेड बी एम एस चैनल। तो आज का ये जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं जो होने वाला है अभ्रक यानी कि माइका, जिसे हम गगन, भृंग, ख, व्योम, वज्र आदि नामों से जानते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट पर्याय है वो होता है गौरी तेज या अमरकोश के अकॉर्डिंग जिसे गिरिजामल भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, गौरी तेज और गिरिजामल। इसके अदर पर्याय जो होते हैं, जितने भी आकाश के पर्याय हैं उसको भी हम लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले अभ्रक का जो वर्णन मिलता है वो हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है, और चिकित्सा की दृष्टि से सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो अष्टांग हृदय में काशीशादी तैल में देखने को हमें मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम मॉडर्न के बेसिस पे देखें तो मेनली इसके दो टाइप्स बताए गए हैं, जो कि है एल्कली माइका और फेरोमैग्नीशियम माइका। एल्कली माइका जो होता है उसमें सोडियम और पोटेशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और इसका जो कलर है मेनली वाइट या हल्के कलर का हमें देखने को मिलता है। फेरोमैग्नीशियम माइका जो होता है इसमें आयरन और मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड या ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है। यदि लौह तत्व ज़्यादा होता है तो ये ब्लैकिश होता है, मीडियम होता है तो रेड कलर, और अगर इससे भी कम होता है तो पीत वर्ण का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके और क्लासिफिकेशन कैसे किए गए हैं रासायनिक दृष्टि से, यानी कि इसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मेनली 5 टाइप्स बताए गए हैं: मस्कोवाइट, पैरागोनाइट, फ्लोगोपाइट, लेपिडोलाइट और बायोटाइट। जिसमें से मस्कोवाइट और पैरागोनाइट जो होता है वो श्वेत अभ्रक है, फ्लोगोपाइट रक्त अभ्रक है, लेपिडोलाइट पीत अभ्रक, और बायोटाइट जो है उसे कृष्ण अभ्रक कहते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे है कि अगर हम अभ्रक को अग्नि में तपाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, जो कि हो जाते हैं 4 टाइप्स के: पिनाक, नाक, मंडूक और वज्र। ये फर्दर कलर के बेसिस पे 4 में क्लासिफाई किए जा सकते हैं, यानी कि जैसे पिनाक हो गया तो उसके फर्दर 4 क्लासिफिकेशन: श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीतवर्ण। उसी तरह से बाकी सब भी, तो टोटल मिलाकर के 16 हो जाते हैं। अब एक एक के बारे में देखते हैं। तो जो पिनाक अभ्रक है उसको यदि हम अग्नि में तपाते हैं तो ये सूक्ष्म पत्रों में अलग अलग हो जाता है, यानी कि लेयर वाइज सेपरेट हो जाता है। और यदि इसका कोई सेवन करता है तो उसे मल अवरोध या विबंध उत्पन्न हो सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है नाग अभ्रक। तो अगर हम इसे अग्नि में तपाते हैं तो ये सर्प की तरह फुत्कार शब्द उत्पन्न करता है, और इसके सेवन से मंडलादि कुष्ठ उत्पन्न हो सकते हैं। थर्ड होता है मंडूक अभ्रक। तो ये अग्नि में तपाने पर मंडूक की तरह अग्नि से चटक करके या उछल करके बाहर आ सकता है, और इसके सेवन करने पे अश्मरी रोग उत्पन्न हो सकता है। फोर्थ आता है वज्र अभ्रक, जिसको अगर हम अग्नि पे तपाते हैं तो कोई विकृति नहीं उत्पन्न होती है और ये अग्नि से निश्चल बना रहता है, और इसी का हम लोग देह सिद्धि और लौह सिद्धि प्राप्ति के लिए सेवन करते हैं। इसे रोगनाशक और सर्वश्रेष्ठ भी बताया है। अब टाइप्स के बाद बात ये आती है कि अभ्रक हम कहाँ से निकालेंगे और किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये जो अभ्रक है वो ग्राह्य है या नहीं। तो अभ्रक के खनन से रिलेटेड बताया गया है कि 1.25 हाथ चौड़ा और 4 हाथ गहरे गड्ढे से ही हमें अभ्रक को निकालना चाहिए, क्योंकि यही अभ्रक जो होता है वो सत्वयुक्त और गुणवान माना गया है। जबकि अगर ऊपरी सतह से अभ्रक लिया जाता है तो वो निसत्व और निष्फल बताया गया है। अब ये तो रही निकालने की बात। अब हमने अगर अभ्रक को निकाल लिया है तो उसके क्या क्या ग्राह्य लक्षण होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो सकते हैं स्निग्धम, पृथुदलम, वर्ण संयुक्तम, भारतोधिकम, सुख निर्मोच्य पत्रम च तद अभ्रम शस्तमृतम। यानी कि जो अभ्रक है वो स्निग्ध होना चाहिए, पृथुदल मोटा होना चाहिए, वर्ण संयुक्तम उचित वर्ण का होना चाहिए, भारतो अधिकम गुरु होना चाहिए, और सुख निर्मोच्य पत्रम यानी कि अलग अलग लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें अभ्रक में देखनी चाहिए बिफोर यूजिंग इट। अब बात आती है कि यदि कोई अशुद्ध अभ्रक यानी कि बिना शोधन मारण किए हुए अभ्रक का यूज़ करता है तो उससे क्या हो सकता है। तो उससे उसके शरीर पे हृदय पार्श्व पीड़ा, शोथ, क्षय, पांडु रोग या कुष्ठ रोग देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमें अभ्रक का शोधन, धान्य अभ्रक निर्माण, मारण, अमृतीकरण और लोहितीकरण करना चाहिए। तो सबसे पहले बारी आती है शोधन की। शोधन के लिए हम लोग सबसे पहले तो अभ्रक लेंगे और उसे प्रतप्त करेंगे। फिर उसे कांजी, गोमूत्र, त्रिफला क्वाथ, गोदुग्ध एवं बद्रीपत्र का छाल या फिर क्वाथ लेकर के उसमें 7 बार बुझाएंगे, यानी कि निर्वाप करेंगे। ये हो गया हमारा शोधन। अब शोधन के बाद आता है धान्य अभ्रक निर्माण। धान्य अभ्रक निर्माण के लिए हम लोग 1 पार्ट शुद्ध अभ्रक लेंगे, यानी कि शोधन किया हुआ अभ्रक लेंगे, और उसका 1/4 पार्ट हम लोग लेंगे शाली धान्य। अब इन दोनों को ही हम लोग किसी कंबल में या फिर कोई बोड़ी का टुकड़ा लेंगे और उसमें उसको पोटली की तरह बांध करके कांजी में डाल करके 3 रात्रि के लिए छोड़ देंगे, उसमें डुबो करके और छोड़ देना है। 3 रात्रि जब बीत जाएगा तो उसके बाद हम लोग
उसी कांजी में उसको मर्दन करेंगे, जिससे जो अभ्रक का सूक्ष्म चूर्ण होगा वो कंबल या बोरे में से निकल करके कांजी में नीचे डिपॉजिट होने लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो द्रव भाग है यानी कि जो कांजी है उसको निथार करके अलग कर लेंगे, और हमारा जो नीचे धान्य अभ्रक प्रेजेंट होगा उसको कलेक्ट करके उसको सुखा करके रख लेंगे। तो ये रहा हमारा धान्य अभ्रक निर्माण। अब बारी आती है मारण की। तो मारण के बारे में बताया गया है कि हम लोग पहले तो धान्य अभ्रक लेंगे और उसको काश्मरे का जो स्वरस होता है उससे मर्दन करके चक्रिका बनाएंगे, सराव संपुट करेंगे और 10 गजपुट की अग्नि देंगे। यहाँ पे 10 गजपुट की जो अग्नि की बात की जा रही है वो रसरत्न समुच्चय में बताया गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रस तरंगिनी की तो इनके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो सामान्य रोग नाशन होता है उसके लिए 20 से 100 गजपुट देने की आवश्यकता होती है, और यदि रसायन प्रयोग के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए 100 से 1000 गजपुट देने की आवश्यकता होती है। मारण करने की वजह से जो अभ्रक होता है वो भस्म रूप में आ जाता है। अब ये भस्म का जो वर्ण होता है वो स्टिका चूर्ण सदृश लाल वर्ण का होता है। अब बारी आती है इसकी परीक्षा करने की। तो अभ्रक के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा बताई गई है वो है निश्चंद्रत्व। जो अदर परीक्षाएं बताई गई हैं वो है जैसे कि रेखा पुण्यत्व, वारीतर, सलक्षण होना चाहिए, सूक्ष्म मृदु, निर्धूम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ तक कर लिया मारण। अब इसके बाद बारी आती है अमृतीकरण की। तो कुछ द्रव्य जैसे कि लौह या फिर अभ्रक आदि द्रव्यों के लिए बताया गया है कि मारण करने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ दोष रह जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। तो अभ्रक में क्योंकि बहुत सारी ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होता है तो इसमें कुछ दोष अभी भी रहते हैं जिसके लिए हम अमृतीकरण करते हैं। अब ये कैसे होगा, तो हम लोग इसमें 8:10:16 के रेशियो में हम लोग लेते हैं स्नेह, अभ्रक और त्रिफलाक्वाथ। 8:10:16 स्नेह अभ्रक त्रिफलाक्वाथ, और इसको लेकर के हम लोग मंद अग्नि में पाक करते हैं। तो ऐसा करने से अमृतीकरण हो जाता है। अब अमृतीकरण करने में एक डिसबेनिफिट ये है कि यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो लॉस्ट हो जाता है, तो उस कलर को वापस लाने के लिए हम लोग लोहितीकरण करते हैं। अब लोहितीकरण करने के लिए कुछ लोहित वर्ग के द्रव्य हम लोग लेते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, जो कि है गंगा मस्ती में वटवट करते हुए हरिद्रा मंजिष्ठा ले गई। तो गंगा से गंगेरू या नागबला होता है, मस्ती में यानी कि मुस्ता, नागर मोता, वट यहाँ 2 बार वट है, वट दुग्ध और वट मूल का स्वरस, वटवट करते हुए हरिद्रा मंजिष्ठा साथ ले गई यानी कि हरिद्रा और मंजिष्ठा। तो ये जितने भी लोहित वर्ग के द्रव्य हैं उसको अमृतीकरण किए हुए अभ्रक के साथ हम लोग मर्दन करेंगे और फिर 2 से 3 पुट देने तक उसको हम लोग रख देंगे। फिर जब पुट कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे हमें रक्त कमल के सदृश जो वर्ण का होता है जो लॉस्ट हो गया था वो वापस से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ तक रहा हमारा शोधन मारण का जितना भी प्रोसीजर था। यहाँ हमने 5 प्रोसीजर्स देख लिए। अब यहाँ तक भस्म निर्माण हो गया। अब अभ्रक भस्म के कुछ गुण बताए गए हैं। कहा गया है कि ये श्रेष्ठ होता है, वात पित्त क्षय रोगनाशक होता है, बुद्धि आयु का वर्धन करने वाला, रसायन और वृष्य होता है, साथ ही ये बल्य, स्निग्ध, रुचिकर, कफ का शमन करने वाला, दीपन और शीतवीर्य का ये ड्रग है। शीतवीर्य का भस्म होता है ये, और अनुपान भेद से संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला और पारद बंधन करने वाला बताया गया है इसे। अब ये रही शुद्ध भस्म के गुण। अगर कोई अशुद्ध भस्म का सेवन करता है तो उससे भी उसे कुछ हानियाँ हो सकती हैं, जैसे कि कुष्ठ, क्षय, पांडु, शोथ, हृदय एवं पार्श्वशूल। हमने पहले जो बात की थी वो अभी भस्म नहीं बना था, हमने अशुद्ध अभ्रक के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम अशुद्ध अभ्रक के भस्म सेवन से बहाने की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको। फिर हम बात करते हैं कि ये तो अशुद्ध था यानी कि इसमें कुछ एडल्ट्रेशन था। यदि अपक्व अभ्रक होता है यानी कि अभी वो कम्प्लीटली पाक नहीं हुआ है तो उसके सेवन से भी कुछ हानियाँ हो सकती हैं। या अगर हम लोग चंद्रिका युक्त या फिर अपक्व अभ्रक का सेवन करते हैं तो वो विष की तरह, वहिनी की तरह, वज्र की तरह और शस्त्र की तरह, यहाँ पे सिमिली दी हुई है, यथा विषम यथा वज्रम शस्त्र अग्नि प्राणः भवेत। तो इनकी तरह ये बिल्कुल प्राणों का नाश करने वाली होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध या फिर अपक्व अभ्रक का सेवन कर लेता है तो उसके दोष के निवारण के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो उसका दोष निवारण के लिए उसे अतसी बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स को जल में पीस करके और 3 दिनों तक सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से जो दोष होता है उसकी बॉडी से निकल जाएंगे। अब अभ्रक भस्म की मात्रा बताई गई है 1 से 2 रत्ती तक। विथ अनुपान हो सकता है मधु, घृत, मक्खन या फिर रोग के अनुसार हम लोग स्वरस आदि दे सकते हैं। अब यहाँ तक हमने शोधन मारण वगैरह देख लिया।
अभ्रक में हम लोग सत्वपातन भी करते हैं, यानी कि उसका जो सार भाग है उसको निकालने के लिए भी हम यहाँ पे प्रोसीजर्स करते हैं। तो अभ्रक के सत्वपातन के लिए बताया गया है कि अभ्रक में चतुर्थांश यानी कि 1/4 पार्ट हम लोग कंकड़ मिलाएंगे, फिर उसमें मुसली के स्वरस से मर्दन करके टिकिया बनाएंगे और फिर उसको कोष्ठिका यंत्र में हम लोग तीव्र अग्नि पे धमन करने के लिए रख देंगे, जिससे हमें निर्मल सत्व प्राप्त होगा। अब ये जो अभ्रक सत्व है उसका भी हम शोधन और मारण करते हैं। शोधन के लिए त्रिफला क्वाथ, बटमूल क्वाथ या फिर कांजी में हम लोग 7 बार गर्म करके बुझाते हैं। तो यहाँ पे भी हम निर्वाप का मेथड यूज़ कर रहे हैं। अभ्रक के मारण के लिए हम क्या करेंगे कि 2 पार्ट हम लोग अभ्रक सत्व लेंगे और 1 पार्ट कजली लेंगे। इसका साथ में मर्दन करके और गोमय अग्नि में पाक करेंगे। 7 बार करना है, तो इससे हमें अभ्रक सत्व का भस्म बन जाता है। अब ये जो अभ्रक सत्व का भस्म है इसके भी गुण बताए गए हैं। तो जिस तरह से अभ्रक का जो भस्म था उसका शीत वीर्य था, उसी तरह से अभ्रक सत्व के भस्म का भी शीत वीर्य है। ये मधुर रस का है, स्निग्ध, रुचिकारक, केश्य, आयुष्य, त्रिदोषज्ञ है, उत्तम रसायन और वृश्य बताया गया है इसे। लास्ट में हम देखते हैं कुछ फॉर्मुलेशंस जिसमें अभ्रक मेनली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आरोग्यवर्धनी वटी, पंचामृत परपटी, गगन परपटी, पूर्ण चंद्र रस या योगेंद्र रस जैसे जो फॉर्मुलेशंस होते हैं इसमें मेनली अभ्रक का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है अभ्रक। आई होप कि एग्जाम टाइम में आपको रिविजन करने में थोड़ी हेल्प मिले। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो या आपको पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।